नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं सीमांत लागत, अवशोषण लागत एवं अंतर लागत। सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्टिंग। कल हमने बात की थी कि अगर उत्पादन की मात्रा को 1 इकाई से बढ़ाया जाए तो लागत में जो वृद्धि होती है वो सीमांत लागत कहलाती है, मार्जिनल कॉस्टिंग। और सीमांत लागत को हमने मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया था, स्थायी व्यय एवं परिवर्तनशील व्यय। जब लेखांकन के लिए सीमांत लागत विधि अपनाई जाती है तो लागतों को जो है खर्चों को स्थायी व्यय एवं परिवर्तनशील व्यय में विभाजित किया जाता है। और सीमांत लागत जो है उत्पादन की मात्रा में अगर वृद्धि की जाए, अगर 1 इकाई में वृद्धि की जाए तो जो लागत में वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। यानी कि सीमांत लागत उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है। तो सीमांत लागत को अगर परिवर्तनशील लागत कहा जाए तो भी एक ही बात है, यानी सीमांत लागत एक प्रकार की परिवर्तनशील लागत है। तो सीमांत लागत में लेखांकन की विधि में हम लागतों को, व्ययों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित करते हैं, स्थायी व्यय एवं परिवर्तनशील व्यय। तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला कल पढ़ा था, टोटल कॉस्ट। सीमांत लागत लेखांकन में जो कुल लागत है वो ज्ञात की जाती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को उत्पादित इकाइयों से x से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अगर सेल्स में से S है यहाँ पर सेल्स में से टोटल कॉस्ट को अगर घटा दिया जाए तो प्रॉफिट ज्ञात हो जाता है। या सेल्स में से F माइनस V इज इक्वल टू P। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से इन दोनों प्रकार की लागतों को घटा दिया जाए तो P ज्ञात होता है। यह तरीका है सीमांत लागत लेखांकन में हम पढ़ रहे हैं लाभ ज्ञात करने का। सीमांत लागत लेखांकन में सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दी जाए तो जो ज्ञात होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और इस फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को सीमांत लागत लेखांकन के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन C कहा जाता है, अंशदान। और फिर C में से अगर F घटा दिया जाए, C का मतलब है F प्लस P इज इक्वल टू C यानी कंट्रीब्यूशन, अंशदान। ये लाभ माने जाते हैं सीमांत लागत लेखांकन के अंदर। तो F प्लस P इज इक्वल टू C। और अगर C में से F माइनस कर दिया जाए, फिक्स्ड कॉस्ट घटा दी जाए तो हमको P ज्ञात हो जाता है, प्रॉफिट ज्ञात हो जाता है। तो ये सीमांत लागत लेखांकन का तरीका जो है, सबसे पहले S में से वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाई जाती है। वेरिएबल कॉस्ट घटाने के बाद C प्राप्त होता है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटा दी जाती है तो फिर ज्ञात होता है प्रॉफिट। तो ये तरीका जो है सीमांत लागत लेखांकन का है लाभ ज्ञात करने का। सीमांत लागत लेखांकन में केवल प्रबंधकीय निर्णयों के लिए काम आती है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाई जाती है, वेरिएबल कॉस्ट यानी परिवर्तनशील लागत, परिवर्तनशील व्यय, ऐसे व्यय जो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ घटते बढ़ते रहते हैं। अगर उत्पादन की मात्रा में कमी की जाए तो व्यय घटते हैं, उत्पादन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो परिवर्तनशील व्यय साथ में अनुपातिक रूप से बढ़ेंगे। तो सेल्स में से, विक्रय में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दी जाती है और फिर C प्राप्त होता है, C जो कि फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट के बराबर होता है। फिर C में से F घटा दिया जाता है तो P प्राप्त हो जाता है। एक उदाहरण करके देखते हैं छोटा सा। विक्रय मूल्य है 25 रुपये प्रति इकाई। विक्रय मूल्य
है 25 रुपये प्रति इकाई और परिवर्तनशील लागतें हैं 15 रुपये प्रति इकाई, स्थिर व्यय हैं 50 रुपये। परिवर्तनशील व्यय 15 रुपये प्रति इकाई और स्थिर व्यय हैं 50,000 रुपये। यदि कंपनी उत्पादन है 10,000 इकाइयाँ, अब सीमांत लागत लेखांकन के अंतर्गत सीमांत लागत विधि से लाभ ज्ञात कीजिए। यह उदाहरण हमने लिया है, लाभ ज्ञात करना है, उत्पादन दिया हुआ, स्थिर व्यय, परिवर्तनशील व्यय और विक्रय मूल्य दिया हुआ है हमको। तो सबसे पहले सेल्स लिख लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ ज्ञात करने हैं। विधि है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग सीमांत लागत लेखांकन विधि है। सेल्स 10,000 इकाइयों का उत्पादन था, 10,000 इकाइयों को बेचा 25 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। तो 10,000 इकाइयाँ हैं, 25 रुपये इनका विक्रय मूल्य है प्रति इकाई। तो जो सेल्स है वो है 2,50,000 लेस। हमने बात करी थी कि सीमांत लागत लेखांकन विधि में सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाए जाते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील व्यय 15 रुपये प्रति इकाई। वेरिएबल कॉस्ट तो 10,000 इकाइयाँ बनाई, बेची और 15 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से जो वेरिएबल कॉस्ट आई 1,50,000 रुपये। अब जो बचता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो जो बचता है वो बचेगा सी, इसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन है 1,00,000 रुपये का और 1,00,000 के कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटा दें। फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये का लाभ बचता है। तो सीमांत लागत लेखांकन विधि एक सरल सी विधि है। इसमें खर्चों को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। 2 प्रकार के व्यय हैं, परिवर्तनशील और स्थायी। तो बिक्री में से पहले परिवर्तनशील व्यय घटाए जाते हैं। परिवर्तनशील व्यय घटाने के बाद में जो राशि प्राप्त होती है उसको अंशदान, कंट्रीब्यूशन या सी कहा जाता है। उसमें से फिर स्थायी व्यय, फिक्स्ड कॉस्ट घटा दी जाती है, तो फिर प्रॉफिट ज्ञात हो जाता है। अब हम बात करेंगे अवशोषण लागत विधि की। अवशोषण लागत विधि लागत लेखांकन की विधि है जिसमें जो है किसी भी वस्तु की कुल लागत ज्ञात की जाती है। अवशोषण लागत विधि में जो है सबसे पहले प्राइम कॉस्ट ज्ञात की जाती है। आपने फर्स्ट ईयर की बुक लागत लेखांकन में कॉस्ट शीट बनाना सीखा होगा, तो इसमें जो कॉस्ट शीट बनाई जाती है वो अवशोषण लागत विधि के आधार पर ही बनाई जाती है। तो प्राइम कॉस्ट अवशोषण लागत विधि में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसमें सबसे पहले प्राइम कॉस्ट ज्ञात की जाती है। प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो प्रत्यक्ष सामग्री लगती है, जो प्रत्यक्ष श्रम लगता है और जो उस वस्तु के उत्पादन से संबंधित जो प्रत्यक्ष व्यय हुए हैं, इन तीनों का टोटल कर लिया जाता है। ये वेरिएबल एक्सपेंसेज ही होते हैं। इन तीनों का टोटल कर लिया जाता है और ये खर्चे कारखाना में आते हैं। किसी भी वस्तु की मूल लागत कहलाती है इन तीनों का टोटल। तो
प्राइम कॉस्ट, मूल लागत ज्ञात कर ली जाती है। फिर इस मूल लागत में जो कारखाना के अप्रत्यक्ष व्यय हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। इनके अलावा जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज हुए हैं किसी वस्तु के उत्पादन के लिए, उनके अलावा जो भी फैक्ट्री में ऊपरी व्यय हुए हैं, कारखाना ऊपरी व्यय या कारखाना व्यय, जो अप्रत्यक्ष खर्चे हुए हैं वो जोड़ दिए जाते हैं। उनका टोटल करने के बाद में जो है वस्तु की फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है, फैक्ट्री कॉस्ट, कारखाना लागत ज्ञात हो जाती है वस्तु की, कारखाना लागत। और फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, कारखाने में जो खर्चे हुए हैं अप्रत्यक्ष खर्चे वो हमने मूल लागत में जोड़ दिए। और कारखाना, तो मूल लागत में जब कारखाने खर्चे जोड़े तो कारखाना लागत ज्ञात होगी कि वस्तु की उत्पादन की कारखाना की लागत ज्ञात हो जाती है। उस कारखाना लागत में कार्यालय के और प्रशासन के खर्चे जोड़ दिए जाते हैं। इनको ऐड करने के बाद में जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत ज्ञात हो जाती है। वस्तु के उत्पादन पे जो लागत आती है, उत्पादन लागत ज्ञात हो जाती है। और इस उत्पादन लागत में जो है सेलिंग, वस्तु का उत्पादन हो गया, उत्पादन लागत ज्ञात हुई। अब जब इस वस्तु को बेचा गया और वितरण किया गया वस्तु का, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जो बेचने के और वितरण करने के जो खर्चे हुए वो अगर जोड़ दिए जाएं तो वस्तु की जो है टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्ञात हो जाती है, ये टोटल कॉस्ट ज्ञात हो जाती है। तो अवशोषण लागत विधि में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या फिर अवशोषण लागत, इस विधि में वस्तु की लागत टोटल कॉस्ट इस प्रकार ज्ञात की जाती है और फिर सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटा दी जाती है तो प्रॉफिट ज्ञात होता है। लागत लेखांकन की किसी वस्तु की लागत ज्ञात करने के लिए जो मुख्य विधि है वह विधि यही है। और जो सीमांत लागत विधि है वो केवल प्रबंधकीय निर्णयों के लिए काम में आती है। तो किसी वस्तु की अगर लागत ज्ञात करनी हो तो इस तरीके से लागत ज्ञात की जाती है और फिर टोटल कॉस्ट, सेल्स में से, विक्रय में से टोटल कॉस्ट घटा दी जाती है तो प्रॉफिट ज्ञात हो जाता है। और सीमांत लागत लेखांकन में हमने देखा कि सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट घटाई जाती है, वेरिएबल कॉस्ट घटाने के बाद में ज्ञात होता है कंट्रीब्यूशन, और इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटाई जाती है तब प्रॉफिट ज्ञात होता है। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अवशोषण लागत लेखांकन में सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटाई जाती है और प्रॉफिट ज्ञात होता है। टोटल कॉस्ट ज्ञात करने का तरीका ये है। और सीमांत लागत लेखांकन में सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट घटाई जाती है तो कंट्रीब्यूशन ज्ञात होता है, फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटाई जाती है तो प्रॉफिट ज्ञात होता है। अवशोषण लागत का मतलब हुआ कि जो भी उत्पादन की इकाइयां हैं उन सब में जो स्थायी व्ययों का अवशोषण कर लिया गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट घटाई गई, फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट एक साथ घटाई गई। और इसमें जो है जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, ये तो वेरिएबल एक्सपेंसेज हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ये तीनों वेरिएबल एक्सपेंसेज होते हैं। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स में कुछ खर्चे वेरिएबल खर्चे होते हैं और कुछ फिक्स्ड भी होते हैं। तो जो उत्पादन की इकाइयां हैं, उत्पादन की इकाइयों में स्थायी व्ययों का भी अवशोषण कर लिया जाता है, इसलिए इसका नाम अवशोषण लागत लेखांकन है। सीमांत लागत लेखांकन में किसी भी प्रकार का अवशोषण नहीं हो रहा, सीधा का सीधा पहले वेरिएबल कॉस्ट घटाई जाती है, फिर कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट घटाई जाती है तो प्रॉफिट ज्ञात होता है। लेकिन अवशोषण लागत विधि में प्रत्येक इकाई द्वारा स्थायी व्ययों का अवशोषण कर लिया जाता है, यानी स्थायी व्ययों को प्रत्येक इकाई में विभाजित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो अगर फैक्ट्री कॉस्ट में कहीं स्थायी व्यय भी सम्मिलित हैं तो वो भी
कुल लागत का हिस्सा बन जाएंगे, और जब कुल लागत में जो उत्पादन मात्रा का भाग देंगे तो प्रति इकाई जो मूल्य आएगा, प्रति इकाई जो लागत आएगी, उसमें कहीं ना कहीं स्थायी व्यय भी सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं, वो मुख्यतः स्थायी होते हैं, सारे के सारे स्थायी व्यय होते हैं, इनको भी टोटल कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज हैं, उनमें से भी काफ़ी खर्चे स्थायी व्ययों के रूप में होते हैं, इनको भी टोटल कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। तो जब टोटल कॉस्ट ज्ञात होती है तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों लागतें जुड़ी हुई होती हैं, और इन दोनों लागतों को जो है उत्पादन इकाइयों द्वारा अवशोषित किया जाता है। अवशोषण लागत विधि में जो उत्पादन की इकाइयां हैं उनके द्वारा स्थायी व्ययों का अवशोषण कर लिया जाता है, प्रति इकाई मूल्य में जो है स्थायी व्यय भी सम्मिलित होते हैं। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, और लाभ ज्ञात करने हैं। लाभ ज्ञात कीजिए। अब लाभ जो है इस क्वेश्चन में हम पहले सीमांत लागत विधि से लाभ ज्ञात करेंगे और फिर अवशोषण लागत विधि के द्वारा लाभ ज्ञात करके देखेंगे दोनों में क्या अंतर आता है। क्वेश्चन है, उत्पादन मात्रा दी हुई है 5000 इकाइयाँ, विक्रय है 4500 इकाइयाँ, परिवर्तनशील व्यय दिए हुए हैं 1 रुपये प्रति इकाई, स्थायी व्यय दिए हुए हैं 6000 रुपये। फिर दिया हुआ है विक्रय एवं वितरण लागतें। पहले ये उत्पादन के संबंध में लागतें हैं परिवर्तनशील व्यय और स्थायी व्यय, फिर विक्रय के संबंध में दिए हुए हैं परिवर्तनशील व्यय है 50 पैसे प्रति इकाई और स्थायी व्यय है 1000 रुपये। विक्रय मूल्य है 3 रुपये 50 पैसा प्रति इकाई। लाभ ज्ञात करना है, तो पहले हम ज्ञात करेंगे कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएंगे। कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट, मार्जिनल कॉस्टिंग। सीमांत लागत लेखांकन से जो है लागत एवं लाभ विवरण किस प्रकार बनाया जाएगा। सेल्स हुआ है 4500 इकाइयों का, 3 रुपये 50 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से। तो अगर मल्टीप्लाई करें 4500 को 3 रुपये 50 पैसे से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो विक्रय है, विक्रय मूल्य है 15,750 रुपये। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने देखा था कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दी जाती है। वेरिएबल कॉस्ट उत्पादन मात्रा है 5000 इकाइयाँ, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वह 1 रुपये प्रति इकाई और 50 पैसे प्रति इकाई, तो 1.5 रुपया प्रति इकाई आ रही है वेरिएबल कॉस्ट। टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है उत्पादन के संबंध में वह आ रही है 1.5 रुपये प्रति इकाई। तो 5000 को मल्टीप्लाई किया 1 रुपये 50 पैसे से, 7500 रुपये। सीमांत लागत लेखांकन में सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाई जाती है, और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर हमने देखा 1 रुपया यहाँ पर उत्पादन के संबंध में है और 50 पैसे है विक्रय एवं वितरण लागतों के संबंध में। तो 1.5 रुपया प्रति इकाई वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, और 5000 इकाइयों का उत्पादन हुआ है तो उत्पादन की लागत आई है, परिवर्तनशील लागत आई उत्पादन की 7500। इसमें से 5000 में से विक्रय हुआ है केवल 4500 इकाइयों का, तो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा। तो सीमांत लागत लेखांकन में क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन जो है परिवर्तनशील लागतों के आधार पर किया जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक बचा है 500 इकाइयों का, 5000 इकाइयाँ उत्पादित की थी, 4500 विक्रय कर दी, तो 500 इकाइयाँ जो है क्लोजिंग स्टॉक के रूप में बचती हैं। और क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन सीमांत लागत लेखांकन में परिवर्तनशील व्ययों के आधार पर किया जाता है। तो ये माना जाएगा जो 500 इकाइयाँ हैं वो 1.5 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से जो है उनका मूल्य है। तो क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य आता है 750 रुपये। तो 7500 में से 750 घटा दिया जाएगा, तो सेल्स में से V लेस हो जाती है 6750 की। 7500 लागत थी वेरिएबल कॉस्ट, उसमें से 750 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो जो विक्रय की थी इकाइयाँ 4500, उनकी वेरिएबल कॉस्ट आती है 6750।
तो 15,750 में से 6,750 माइनस करते हैं तो 9,000 आता है हमारा कंट्रीब्यूशन सी। इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटा दी जाएगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट है उत्पादन के संबंध में स्थायी व्यय हैं 6,000 और वितरण लागतों के संबंध में स्थायी व्यय हैं 1,000। तो 7,000 की फिक्स्ड कॉस्ट घटा दी जाएगी, 6,000 प्लस 1,000, तो 7,000 की फिक्स्ड कॉस्ट घटा दी जाएगी। तो जो प्रॉफिट आता है वह आएगा 2,000 रुपये। अब इसी क्वेश्चन को हम मार्जिनल कॉस्टिंग के द्वारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के द्वारा हल करके देखेंगे। कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, सेल्स लेते हैं। ₹4,500 इकाइयों का विक्रय हुआ है ₹3.50 के हिसाब से, तो सेल्स आएगी 15,750 रुपये की। अब ये जो परिवर्तनशील व्यय और स्थायी व्यय हैं ये उत्पादन के संबंध में है। तो 5,000 इकाइयों का जब उत्पादन किया है, 5,000 इकाइयों का उत्पादन किया है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्ञात करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्ञात करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट 5,000 इकाइयों का उत्पादन हुआ और 1 रुपये के हिसाब से सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्ञात करनी पड़ेगी। ये तो विक्रय वितरण लागतें हैं जो कि बेचे गए माल में फिर बाद में जोड़ी जाएंगी। तो यहाँ पे पूरी की पूरी वेरिएबल कॉस्ट हमने ली थी, क्योंकि सीमांत लागत में हम सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं फिर सी ज्ञात होता है, इसलिए यहाँ पर पूरा 1.5 रुपये से हमने 5,000 इकाइयों को गुणा किया था। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम उत्पादन की लागत अलग ज्ञात करते हैं, विक्रय वितरण लागतें अलग ज्ञात करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 5,000 को पहले जो उत्पादन परिवर्तनशील व्यय है, उत्पादन लागत है जो परिवर्तनशील, उससे गुणा करेंगे। तो उत्पादन के संबंध में वेरिएबल कॉस्ट आती है 5,000 रुपये और उत्पादन के संबंध में जो स्थायी लागतें हैं, फिक्स्ड कॉस्ट है, वह है 6,000 रुपये। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है 11,000 रुपये। जो 5,000 इकाइयाँ उत्पादित की थी उनकी लागत है 11,000। अब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक रह गया, क्लोजिंग स्टॉक बच गया, पूरे का पूरा माल बेचा नहीं गया 5,000 इकाइयों का, तो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है 500 इकाइयाँ। तो 11,000 रुपये जब लागत है 5,000 इकाइयों की, तो 500 इकाइयों की लागत कितनी होगी? 11,000 रुपये जब लागत है 5,000 इकाइयों की, तो 500 इकाइयों की लागत होगी 1,100 रुपये। 11,000 की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है वो आई है 5,000 इकाइयों के लिए, और बची है क्लोजिंग स्टॉक के रूप में 500 इकाइयाँ, तो इनकी लागत होगी 1,100 रुपये। अब जो ये आ रहा है 9,900, ये है बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 4500 इकाइयाँ जो बेची हैं, टोटल 5,000 इकाइयों को उत्पादन करने में खर्चा आया 11,000 रुपये का। 11,000 में से जो क्लोजिंग स्टॉक बचा 500 इकाइयों का, उनकी लागत आई 1,100 रुपये। तो 11,000 में से 1,100 घटाए तो आए 9900। ये 9,900 जो लागत आई है वो बेचे गए माल की लागत है, यानी 4500 इकाइयों की लागत आई है 9900। अब इस बेचे गए माल की लागत में जब माल बेचा है तब विक्रय एवं वितरण के खर्चे हुए हैं, तो इसमें विक्रय एवं वितरण के खर्चे जोड़ दिए जाएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जोड़े जाएंगे। तो पहले वेरिएबल कॉस्ट जोड़ी जाएगी। माल बेचने पर प्रति इकाई व्यय जो परिवर्तनशील व्यय आता है वह आता है 50 पैसे प्रति इकाई। और कितना माल बेचा गया, कितनी इकाइयाँ बेची गई? 4500 इकाइयाँ। 5,000 इकाइयों का उत्पादन हुआ, तो उत्पादन के संबंध में जो हमने कॉस्ट ज्ञात की, तब हमने 5,000 इकाइयों के आधार पर ज्ञात की।
लेकिन जब विक्रय वितरण लागत ज्ञात करेंगे तो वो बेची गई इकाइयों के आधार पर ज्ञात करेंगे, न कि पूरी 5000 इकाइयों के आधार पर। तो वेरिएबल कॉस्ट जो आएगी विक्रय वितरण के संबंध में वो 4500 इकाइयाँ बेची और प्रति इकाई जो परिवर्तनशील व्यय हुआ वो हुआ 50 पैसे प्रति इकाई। तो 4500 इकाइयों को 0.50, तो जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो आ रही है 2250, और दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट जो है विक्रय वितरण उपरिव्यय में वो फिक्स्ड कॉस्ट है 1000 रुपये। ये आती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आ रही है 9900 प्लस 2250 प्लस 1000, टोटल कॉस्ट आई 13150 रुपये, और जो प्रॉफिट हुआ वो आता है 2600 रुपये। हमने बात की थी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटाई जाती है तब जो है प्रॉफिट ज्ञात होता है। सीमांत लागत लेखांकन में जो हमने लाभ ज्ञात किया वो आ रहा है 2000 रुपये, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अवशोषण लागत के आधार पर जब हमने प्रॉफिट ज्ञात किया तो वह आता है 2600 रुपये। यानी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के आधार पर ज्ञात किया गया लाभ ज़्यादा आ रहा है, सीमांत लागत लेखांकन में लाभ कम आ रहा है। इसका कारण ये है कि एक तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक का जब मूल्यांकन किया तो क्लोजिंग स्टॉक के मूल्यांकन में अंतर है। इसका क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है सीमांत लागत लेखांकन में 750 रुपये, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है वह आ रहा है 1100 रुपये। इस 1100 रुपये में स्थायी लागतें भी सम्मिलित हैं। हमने बात की थी अवशोषण किया जाता है, स्थायी व्ययों का जो है उत्पादन मात्रा, उत्पादन की इकाइयों में अवशोषण किया जाता है, उत्पादन की इकाइयों पर भार रख दिया जाता है स्थायी व्ययों का भी। तो जब क्लोजिंग स्टॉक की गणना की तो इस क्लोजिंग स्टॉक की गणना में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों शामिल है इस 1100 रुपये में, यानी स्थायी व्ययों का भार भी यहाँ पर दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक में। जबकि जब सीमांत लागत लेखांकन में हमने क्लोजिंग स्टॉक की गणना की तो केवल परिवर्तनशील व्ययों को ही, केवल परिवर्तनशील व्ययों के आधार पर ही क्लोजिंग स्टॉक की गणना की। तो जब क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो एक तो लाभों में अंतर का कारण है क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन में अंतर, क्लोजिंग स्टॉक के मूल्यांकन की विधि में अंतर है। तो पहला कारण यह है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1100 माइनस 750 तो 350 रुपये का अंतर यहीं पे आ रहा है लाभों में। 1100 माइनस 700 देखा जाए तो क्लोजिंग स्टॉक के मूल्यांकन में अंतर है, तो 1100 माइनस 750 तो 350 रुपये का अंतर यही है। तो लाभ 350 से यहाँ पर बढ़ गए हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। दूसरा हम देखते हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट है, यहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट घटाई गई है 7500 रुपये सेल्स में से, वो पूरी की पूरी वेरिएबल कॉस्ट घटा दी गई है 1.5 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से 5000 इकाइयों के लिए। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे जो लेस की गई है वो लेस की गई है 7500। हमने बात की थी कि सीमांत लागत लेखांकन में सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाई जाती है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटा दी जाती है, फिर प्राप्त होता है सी, और सी में से जो है कुल स्थायी व्यय घटा दिए जाते हैं। तो उत्पादन की मात्रा पर पूरी की पूरी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर सेल्स में से घटाई गई है जो कि है 7500 रुपये। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट जो घटाई गई है, पहले उत्पादन के लिए जो उत्पादन के संबंध में जो परिवर्तनशील व्यय आए हैं पहले उनको अलग से ज्ञात किया है, और तो जो उत्पादन के संबंध में परिवर्तनशील व्यय आए हैं उनको उत्पादन की मात्रा के आधार पर ज्ञात किया है, और फिर जो विक्रय एवं वितरण के संबंध में जो परिवर्तनशील व्यय आए हैं उनको विक्रय के इकाइयों के आधार पर ज्ञात किया है। यहाँ पर पहले जो है उत्पादन के संबंध में जो परिवर्तनशील व्यय हैं उनको 5000 इकाइयों से गुणा किया है, और फिर जो विक्रय के संबंध में परिवर्तनशील व्यय हैं उनको विक्रय की गई इकाइयों से गुणा किया है 4500 से। और यहाँ सीमांत लागत लेखांकन में टोटल उत्पादित की गई इकाइयों को ही पूरी की पूरी परिवर्तनशील व्यय 1 रुपया और 50 पैसे 1.5 रुपये से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। तो दूसरा लाभों में अंतर का कारण यह है कि यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई है और यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट जो है कम आई है सीमांत लागत लेखांकन की तुलना में। तो यहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वह आ रही है 7250, और यहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट आती है 7500। तो 7500 ये तो है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में 350 रुपये का फायदा हुआ है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, और कॉस्ट में भी कमी है
जो परिवर्तनशील व्यय है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कम आ रहे हैं। सीमांत लागत लेखांकन में जो परिवर्तनशील व्यय आ रहे हैं 7,500 आ रहे हैं, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो जो परिवर्तनशील व्यय आ रहे हैं वह आ रहे हैं 7,250 के। तो यहाँ पर 7,250 रुपये की लागत में कमी आई है। अगर इस अवशोषण लागत विधि से अगर मूल्यांकन किया जाए तो 250 रुपये परिवर्तनशील व्यय कम आते हैं। तो 350 रुपये तो क्लोजिंग स्टॉक के कारण लाभ बढ़ गया, और 250 रुपये की लागत में कमी आने के कारण जो है सीमांत लागत में अवशोषण लागत विधि में लाभ बढ़ गया। तो 350 प्लस 250 ये 650 रुपये का अंतर का कारण यही है। यहाँ पर लाभ जो आ रहा है 200 रुपये और यहाँ पर लाभ आ रहा है 2,600 रुपये। तो आज की क्लास में हमने जाना कि सीमांत लागत लेखांकन विधि में जो है लाभ किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और अवशोषण लागत विधि में लाभ किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, और इन दोनों के जो है लाभों में अंतर का कारण भी हमने समझा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।